से दौर की बात करेंगे जब जंगल और प्रकृति के साथ शांति से रहने वाले समुदायों को आप सोचिए हथियार उठाने पड़े। जी। ये वो जनजातीय समूह थे जिनका जीवन अंग्रेजों के आने से मतलब पूरी तरह बदल गया। जी। तो ऐसा क्या हुआ कि ये शांतिप्रिय लोग विद्रोही बन गए? हुआ ये कि अंग्रेजों की औद्योगिक जरूरतें और साम्राज्य विस्तार की भूख उन्हें भारत के जंगलों और संसाधनों तक ले आई। उनकी नीतियों ने इन समुदायों के पारंपरिक जीवन, उनके कानून, उनकी जमीनों और जंगल पर उनके अधिकारों पर आप कह सकते हैं सीधी चोट की। अच्छा। ये दखलंदाजी इतनी बढ़ गई कि असंतोष भड़क उठा और कई जगहों पर इसने विद्रोह का रूप ले लिया। तो चलिए इसी असंतोष की जड़ों को और कुछ अहम विद्रोहों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। ये कहानियां सिर्फ लड़ाई की नहीं बल्कि उस दौर के बदलते भारत और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते लोगों की भी हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि अंग्रेजों के आने से पहले ये आदिवासी समुदाय काफी हद तक आत्मनिर्भर थे। हाँ। खेती, शिकार, जंगल से मिलने वाली चीजें, यही उनके जीवन का आधार था। उनके अपने सामाजिक नियम कानून थे, अपने मुखिया थे। लेकिन फिर तस्वीर बदलने लगी, अंग्रेजी राज फैला, तो पुलिस आई, नया प्रशासन आया, नए कानून आए, सबसे बड़ा असर शायद उनकी जमीन पर पड़ा। हाँ, ये सबसे अहम कारण था। उनकी जमीनें छीनने लगी। जो लोग जमीन के मालिक थे वो धीरे धीरे या तो अपनी ही जमीन पर मजदूर बन गए या पूरी तरह भूमिहीन हो गए। जंगल जो उनके जीवन का केंद्र थे उन पर तरह तरह की पाबंदियां लग गई। लकड़ी काटना, वन उपज इकट्ठा करना, यहाँ तक कि झूम खेती यानी जगह बदल बदल कर खेती करना। हाँ बिल्कुल, उस पारंपरिक तरीके पर भी रोक लगा दी गई। और फिर बाहरी लोगों का दखल भी बढ़ा, जिन्हें ये दीकू कहते थे। ये कौन थे? दिक्कू यानी बाहरी लोग, महाजन, सूदखोर, ठेकेदार, जमींदार और बेशक अंग्रेज अफसर। ये लोग आदिवासियों का शोषण करते थे, उनकी जमीनें हड़पते थे, कर्ज की जाल में फंसाते थे। और धर्म परिवर्तन की कोशिशें भी। इसके साथ ही हाँ, ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन की कोशिशें की, जिससे उनकी अपनी पुरानी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को खतरा महसूस हुआ। इन सब वजहों ने मिलकर अलग अलग समय पर अलग अलग इलाकों में विद्रोह की चिंगारी सुलगाई। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पुराने विद्रोह में से एक से, सन्यासी विद्रोह, जो बंगाल और बिहार में करीब 1763 से 1800 तक चला। इसमें कौन लोग शामिल थे? इसमें मुख्य रूप से हिंदू, नागा और गिरी संप्रदाय के सन्यासी थे। ये मतलब हथियारबंद समूह थे। अच्छा। विद्रोह का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का उनकी तीर्थ यात्राओं पर प्रतिबंध लगाना। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं था, काफी उग्र आंदोलन था ये। अच्छा। और ये वही विद्रोह है जिसका जिक्र बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में है। बिल्कुल सही, वही आनंद मठ जिससे हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिया गया है। हाँ। इसे दबा दिया और 1820 आते आते ये पूरी तरह खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और शुरुआती विद्रोही थे तिलका मांझी, जिन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। जी। इनका पहाड़िया विद्रोह 1789 किस बारे में था? तिलका मांझी का विद्रोह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के इलाके में हुआ, खासकर भागलपुर के पास। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन पर कब्जा करने और ज्यादा लगान वसूलने की नीतियों के खिलाफ था। अच्छा। तिलका मांझी ने पहाड़िया आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश की। सुना उन्होंने एकजुटता का संदेश भेजने का अनोखा तरीका भी अपनाया था। हाँ, ये दिलचस्प है। उन्होंने साल के पेड़ की छाल में गांठ बांधकर गांव-गांव भेजा था, जो एकता और विद्रोह के लिए तैयार रहने का संकेत था। वाह। वो अंग्रेजों के खिलाफ छापामार युद्ध करते रहे। और उन्होंने किसी बड़े अंग्रेज अफसर पर हमला भी किया था। बिल्कुल, 1784 में उन्होंने भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड पर तीर से हमला किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हुआ और बाद में उसकी मौत हो गई। ओह, ये तो बड़ी बात थी। हाँ, ये अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि तिलका मांझी को पकड़ लिया गया और 1785 में भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। उनकी बहादुरी आज भी याद की जाती है। अब बात करते हैं चुआड़ विद्रोह की, जो काफी लंबे समय तक करीब 1769 से 1805 तक चला। ये बंगाल के जंगल महल इलाके में हुआ। इन्हें चुआड़ क्यों कहा जाता था? दरअसल ये वहाँ के भूमिज आदिवासी थे। अंग्रेज अधिकारियों ने तिरस्कार से चुआड़ कहते थे, जिसका मतलब थोड़ा असभ्य या जंगली जैसा होता है। अच्छा। ये लोग जंगल साफ करके खेती करते, शिकार करते और वन उपज पर जीते थे। इनमें से बहुत से स्थानीय जमींदारों के लिए पाइक यानी सिपाही का काम करते थे। पाइक? ये क्या था? पाइक एक तरह के आप कह सकते हैं वंशानुगत सैनिक या चौकीदार होते थे, जो जमींदार के लिए काम करते थे। ठीक है। अपनी सेवा के बदले उन्हें टैक्स फ्री जमीन मिलती थी, जिसे पाइकान जमीन कहते थे। ये उनकी रोजी रोटी का जरिया था। तो ज़ाहिर है अंग्रेजों ने इसी व्यवस्था पर चोट की होगी। बिल्कुल, अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों को हटाकर नए जमींदार बिठाए, पाइकों से उनकी पाइकान जमीनें छीन ली और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उनकी जगह बाहर से लाकर पुलिस तैनात कर दी गई। अब सोचिए, हजारों पाइक रातों रात बेरोजगार और बेघर हो गए। उनकी जमीन चली गई, रोजगार चला गया। तो गुस्सा तो फूट नहीं था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कई स्थानीय नेताओं ने इसे नेतृत्व दिया, जिनमें दुर्जन सिंह एक प्रमुख नाम थे। करणगढ़ की रानी शिरोमणि ने भी विद्रोहियों का साथ दिया। अच्छा। इनका नारा था अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये विद्रोह करीब 30 साल तक रुक रुक कर चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों को समझ आया कि सिर्फ दमन से बात नहीं बनेगी। हाँ। उन्होंने 1805 में जंगल महल नाम से एक अलग जिला बनाया और भूमिजों को कुछ रियायतें दी, तब जाकर शांति बहाल हुई। ये दिखाता है कि संगठित प्रतिरोध से अंग्रेजों को झुकना भी पड़ता था। बिल्कुल। अब बात करते हैं पागलपंथी विद्रोह की। 1813 से 1831 तक बंगाल में टीपू इसके नेता थे। ये क्या था? देखिए, पागलपंथ एक तरह का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, जिसे उत्तरी बंगाल में करमशाह ने शुरू किया था। अच्छा। करमशाह के बेटे थे टीपू। उन्होंने जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया। 1813 में टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ मिलकर विद्रोह शुरू किया, जो मतलब रुक रुक कर 1840-50 के दशक तक चलता रहा। एक और महत्वपूर्ण विद्रोह, भील विद्रोह, 1818 से शुरू हुआ। ये लोग तो शांतिप्रिय माने जाते थे। हाँ बिल्कुल, अभील जनजाति पश्चिमी घाट में रहती थी, काफी शांतिप्रिय थी। लेकिन 1818 में एक संधि हुई, जिसके बाद भीलों के बाहरी और आंतरिक मामलों में अंग्रेजों का दखल बहुत बढ़ गया। जंगल के उपयोग पर रोक, कर बढ़ाना। जी हाँ, उन्हें जंगल के उत्पादों के उपयोग से वंचित किया गया, टैक्स बढ़ा दिए गए। इस सबसे वो उग्र हो गए। क्या इसे दबाया जा सका? अंग्रेजों ने सेना भेजी, लेकिन वो घने जंगल थे, भीलों को इलाके की अच्छी जानकारी थी, तो विद्रोह को पूरी तरह कुचलना बहुत मुश्किल साबित हुआ। अच्छा। अंत में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि थे, कर्नल वॉल्टर। उन्होंने आदिवासियों से समझौता किया, करों और वन अधिकारों में कुछ रियायतें दी। लेकिन अंग्रेज चाहे जो दावा करे, भील क्षेत्रों में स्थायी शांति कभी पूरी तरह स्थापित नहीं हो पाई। फिर आता है फराजी विद्रोह, बंगाल में 1820 से 1858। दादू मीर इसके नेता थे। हाँ, फराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए एक संप्रदाय के अनुयायी थे। उनके बेटे दादू मीर, जिनका असली नाम मोहम्मद मोहसिन था, उन्होंने किसानों को अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ संगठित किया। इनका एक नारा भी था शायद। हाँ, उनका नारा था कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। ये विद्रोह 1857-58 तक चला और बाद में कई फराजी वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए। छोटा नागपुर का कोल विद्रोह 1831-32 भी काफी अहम है। जी, झारखंड क्षेत्र के कोल आदिवासी अंग्रेजों के आने से पहले ये अपने पारंपरिक मुखियाओं के अधीन आजाद थे। लेकिन फिर वही कहानी। हाँ, अंग्रेजों ने गैर आदिवासी साहूकारों और जमींदारों को बढ़ावा दिया। नतीजा, कोलों को अपनी जमीनें गंवानी पड़ी, भारी कर चुकाने पड़े और ब्रिटिश न्यायिक नीतियों ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी। इसका नेतृत्व किसने किया? इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। उन्होंने 1831-32 में अंग्रेजी सरकार और बाहरी लोगों मतलब दिकुओं के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। काफी हिंसक था ये। हाँ, इसमें कई गैर आदिवासी मारे गए और उनके घर जला दिए गए। हालांकि 2 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने इसे बड़ी बेरहमी से दबा दिया। उत्तर पूर्व में भी विद्रोह हुए, जैसे खासी विद्रोह 1830-33। हाँ, असम और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में। इसका मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा स्थानीय खासी जनजाति के लोगों को जबरदस्ती सड़क निर्माण के काम में लगाना। और नेता? इसके विरोध में तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, जिसे 1833 में अंग्रेजी सेना ने कुचल दिया। पंजाब में कूका विद्रोह 1840-1872 का जिक्र भी आता है। ये कैसे शुरू हुआ? कूका विद्रोह की शुरुआत असल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में हुई थी। सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कूका कहलाते थे। अच्छा। भगत जवाहर मल, जिन्हें सियान साहिब भी कहते थे, बालक सिंह और बाद में राम सिंह ने इसकी शुरुआत की। लेकिन धीरे धीरे ये अंग्रेजों के खिलाफ एक राजनीतिक विद्रोह बन गया। सुना है उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली थी। हाँ, ये दिलचस्प है।
राम सिंह के अनुयायियों ने पंजाब को 22 जिलों में बांटकर एक तरह की समानांतर सरकार बना ली थी।